हाय एवरीवन, मैं आज की वीडियो में आपका वेलकम करता हूं, जिसमें हम डेटा टाइप्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंटीजर एंड फ्लोट डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था। आज हम डबल एंड कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ रिवीजन के साथ। जैसे हमने पिछली बार कवर किया था, फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है? Float data type is used for floating point numbers, which are numbers having a fractional part. जिस नंबर में कोई फ्रैक्शनल पार्ट होता है, कोई डेसिमल पार्ट होता है, जैसे 123.5 में एक डेसिमल पार्ट है, 3.14 में एक डेसिमल पार्ट है, तो उन नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 इज एन इंटीजर क्योंकि इसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, बट 3.0 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्योंकि इसमें एक डेसिमल पार्ट है, एक फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसलिए 3.0 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। यू कैन डिक्लेयर अ फ्लोट वेरिएबल एज फ्लोट सम नेम। तो बेसिकली जहां पे पहले हम इंट यूज करते थे, अब हम फ्लोट को भी यूज कर सकते हैं। तो आपको याद होगा जब हमने डिवाइड एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर को कवर किया था, हमने कहा था कि वो डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। तो आज हम इन दोनों ऑपरेटर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं थोड़े रिवीजन के साथ। फॉर इंटीजर्स a एंड b, a by b gives us the quotient when a is divided by b। हम इस चीज को काफी बार देख चुके हैं कि a by b में अगर a एंड b दोनों इंटीजर हो तो a by b से हमें quotient मिलता है when a is divided by b। तो जैसे यहाँ पे गिवन है, अगर आप लिखते हैं cout 5/3 तो आपको आउटपुट में 1 मिलता है, क्योंकि जब आप 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एज कोशिएंट आपको 1 मिलेगा। सिमिलरली आप जब लिखते हैं 3/9 तो एज कोशिएंट आपको 0 मिलता है। तो अब हम इस डेफिनेशन को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए एक्सटेंड करेंगे। इफ आइदर ऑफ a और b इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, देन a by b सिंपली डिवाइड्स a by b एंड रिटर्न्स द रिजल्ट। तो बेसिकली अगर a और b में से कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो तो आप a को b से सिंपली डिवाइड करेंगे एंड जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट कर देंगे, चाहे उस रिजल्ट में फ्रैक्शनल पार्ट हो या ना हो। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर आप लिखते हैं cout 5.0 डिवाइडेड बाय 2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.0 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जबकि 2 एक इंटीजर है। तो सिंस एक ऑपरेंड यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो आपके आउटपुट में सिंपली जो डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आता है वो प्रिंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2.5 आ गया है। आपको याद होगा अगर हम सेम चीज को cout 5/2 लिखते तो उसके आउटपुट में आपको 2 मिलता क्योंकि कोशिएंट 2 था, बट अगर आपने लिखा 5.0/2 तो आपको 2.5 मिला क्योंकि इनमें से एक ऑपरेंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। सिमिलरली आपका दूसरा एक्सप्रेशन है 3/9.0। तो सिंस एटलीस्ट एक ऑपरेंड यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो इसलिए आपका आउटपुट में डायरेक्टली डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आता है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके आउटपुट में आया 0.3333। अगेन जैसे ऊपर ही दिखाया गया था, अगर आप लिखते हैं 3/9 तो आपको मिलता है 0, बट अगर आप लिखते हैं 3/9.0 तो आपको मिलता है 0.3333। तो हमने जो सीखा हम उसे समराइज कर लेते हैं। द ओवरऑल कॉन्सेप्ट इज that if either of a or b is a floating point number, then a by b is a floating point number. Else, if both of them are integers, then a by b is an integer. अगर a and b में से कोई एक भी floating point number होता है तो आपका a by b एक्सप्रेशन की वैल्यू भी एक floating point number होती है। बट अगर वो दोनों इंटीजर्स हैं तो a by b भी एक इंटीजर होगा। आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू में कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, आपका एक्सप्रेशन की वैल्यू भी एक इंटीजर होगी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप लिखते हैं cout 5.0/2 तो आपको आउटपुट में मिलता है 2.5, बट अगर आप लिखते हैं 5/2 तो आपको मिलता है 2। तो ये एग्जांपल इसी कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। अब हमने डिवाइड ऑपरेटर के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम मॉड्यूलस ऑपरेटर को देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। फॉर मॉड ऑपरेटर बोथ ऑपरेंड्स मस्ट बी इंटीजर्स। इसका मतलब मॉड्यूलस ऑपरेटर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं है। अगर आपको इस ऑपरेटर को यूज करना है तो आपके दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर्स ही होने चाहिए।
अगर आपका एक भी ऑपरेंड इंटीजर नहीं होता तो आपका कंपाइलर एक एरर दे देता है। आप इस चीज को एज एन एक्सरसाइज खुद भी चेक कर सकते हैं। तो अब हमने डिवाइड एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए सीख लिया है। अब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। We have to write a program which takes marks in 3 subjects as input and computes the average. Note that the marks can have fractional parts too. तो इसका मतलब है आपको यूजर से इनपुट में मार्क्स मिलेंगे 3 सब्जेक्ट्स में, उनका आपको एवरेज कंप्यूट करना है। एंड जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है, इन मार्क्स में फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है। तो ये आपके लिए सिंपल सी हिंट है कि आपको मार्क्स की वैल्यू को एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल में स्टोर करना है। एंड सिमिलरली आप एवरेज की वैल्यू को भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में स्टोर करेंगे, क्योंकि एवरेज की वैल्यू में भी फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस प्रॉब्लम को खुद ट्राई करें। तो चलिए अब हम हमारी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने iostream.h को इंक्लूड कर दिया, मेन फंक्शन को यहाँ पे स्टार्ट किया है एंड एंड में हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है। iostream.h को हमने इंक्लूड क्यों किया? ताकि हम cin का यूज कर सकें यूजर से इनपुट लेने के लिए एंड cout का यूज कर सकें स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए। उसके बाद हमने conio.h को इंक्लूड कर दिया। क्यों किया? ताकि हम क्लियर स्क्रीन का यूज कर सकें अपनी टर्बो C++ की विंडो में पिछले आउटपुट को क्लियर करने के लिए, एंड getch का यूज कर सकें ताकि टर्बो C++ में हमारी जो आउटपुट विंडो है वो स्टे करे जब तक हम कोई की प्रेस नहीं कर देते। अब हम हमारी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने 3 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें मार्क्स मिलेंगे इन 3 सब्जेक्ट्स एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो हमने तीनों मार्क्स को स्टोर करने के लिए 3 फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने यूजर को कहा एंटर द मार्क्स। उसके बाद सीन स्टेटमेंट है जिसमें हमने मल्टीपल इनपुट ऑपरेटर्स को कैस्केड किया है ताकि हम एक ही स्टेटमेंट में तीनों इनपुट वैल्यूज को अपने वेरिएबल्स में स्टोर कर सकें। तो पहले इनपुट को m1 में स्टोर कर दिया जाएगा, सेकेंड इनपुट को m2 में एंड थर्ड इनपुट को m3 में। तो यहां तक हमने यूजर से मार्क्स को इनपुट तो ले लिया है, अब हमें एवरेज को कंप्यूट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जो कि अगेन फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का है, क्योंकि हमने जैसे पहले बताया था हमारी एवरेज की वैल्यू में भी फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है। उसके बाद हमने m1 प्लस m2 प्लस m3 बाय 3 लिखा है। तो अब आप यहां पे सोच सकते हैं जो आपका डिवीजन ऑपरेटर है उसका सेकंड ऑपरेंड तो एक इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि जैसे हमने पहले बताया था 3 में कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, तो 3 एक इंटीग्रल वैल्यू है। बट जो उसका फर्स्ट ऑपरेंड है m1 प्लस m2 प्लस m3, ये 3 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का सम है, तो इसलिए ये पहला ऑपरेंड फ्लोट टाइप का होगा। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं सिंस एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को एक इंटीजर नंबर से डिवाइड किया गया है, तो इसलिए आपके एक्सप्रेशन की वैल्यू भी फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की होगी। तो इसलिए आपकी एवरेज की वैल्यू करेक्टली कंप्यूट होगी एंड उसको एवरेज वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। एंड लास्ट स्टेटमेंट में हमने एवरेज की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है। तो आप एक बार इस कोड को खुद चलाकर देख सकते हैं, अलग अलग मार्क्स को इनपुट देकर देखिए एंड चेक करिए कि क्या आपकी एवरेज की वैल्यू ठीक आ रही है या नहीं। तो चलिए अब हम नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि है डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप is used when we need to store larger floating point numbers than what float can store. Basically, जब आपको बहुत बड़े फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करना होता है तो आप डबल डेटा टाइप के वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जरूरी बात यह है कि आपने अभी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर किया है, इसलिए डबल वेरिएबल में भी आप ऐसे नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं जिनमें कुछ फ्रैक्शनल पार्ट हो। यू कैन डिक्लेयर अ डबल वेरिएबल एज डबल वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे डबल इस वेरिएबल का डेटा टाइप है। तो जैसे कि आपने इंट डेटा टाइप के लिए देखा था, जब हमें बड़े इंटीजर्स को स्टोर करना होता था तो हम लॉन्ग इंट का यूज करते थे, बट जब हमें बड़े फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का यूज करना होता है तो हम लॉन्ग फ्लोट का यूज नहीं करते, हम डबल का यूज करते हैं, क्योंकि C++ में लॉन्ग फ्लोट नहीं होता। तो आपका डबल जो है वो लॉन्ग फ्लोट की तरह ही काम करता है। डबल इज इक्विवेलेंट टू लॉन्ग फ्लोट, thus
डिवाइड एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर बिहेव द सेम वे एज फ्लोट। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, इन दोनों ऑपरेटर का बिहेवियर जैसा फ्लोट डेटा टाइप के वेरिएबल्स के लिए होता है, सिमिलर ही डबल डेटा टाइप के वेरिएबल्स के लिए भी होता है, क्योंकि डबल इज इक्विवेलेंट टू लॉन्ग फ्लोट। डबल फ्लोट की तरह ही है, बट इसमें हम बड़े फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि डबल डेटा टाइप के वेरिएबल में कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। जब हम किसी वेरिएबल को लिखते हैं एज डबल, तो उसको मेमोरी में 8 बाइट्स मिलती हैं एंड वो इतनी बड़ी रेंज की वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, फ्रॉम 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 308 टू 1.7 इंटू 10 टू पावर 308 माइनस 1। एंड ये वैल्यू स्टोर होंगी अप टू 15 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। इसका मतलब सब कैलकुलेशंस के लिए अप टू 15 डेसिमल डिजिट्स आपकी कैलकुलेशंस प्रिसाइज होंगी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशंस अप टू 15 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रिसाइज होंगी। उसके बाद आता है लॉन्ग डबल। तो जैसे हमने बताया था, डबल सिमिलर है लॉन्ग फ्लोट के, एंड अब आप लॉन्ग डबल का भी यूज कर सकते हैं, जिसको मेमोरी में 10 बाइट्स मिलती है एंड उसकी रेंज कुछ ऐसी है, 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4932 टू 1.1 इंटू 10 टू पावर 4932 माइनस 1। एंड ये सब नंबर स्टोर होते हैं अप टू 19 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। सब कैलकुलेशंस अप टू 19 सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्रिसाइज होंगी। तो अगेन ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि आप इसे देखें कि डबल डेटा टाइप के वेरिएबल्स को मेमोरी में स्टोर कैसे किया जाता है, जिसकी वजह से हम 8 बाइट्स में ही इतनी बड़ी रेंज को स्टोर कर पा रहे हैं। तो हो सकता है अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर हमें इंटीग्रल वैल्यूज को स्टोर करना है तो हमारे पास 3 डेटा टाइप्स हैं, शॉर्ट है, इंट है एंड लॉन्ग है। सिमिलरली अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को मेमोरी में स्टोर करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास 3 डेटा टाइप्स हैं। एक तो है फ्लोट, एक है डबल एंड एक है लॉन्ग डबल। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमें किस डेटा टाइप को कहां यूज करना चाहिए। तो उसके लिए आपके लिए एक टिप है, ऑलवेज यूज द स्मॉलेस्ट डेटा टाइप दैट फिट्स ऑल योर वैल्यूज, बिकॉज लार्जर डेटा टाइप्स लाइक डबल आर स्लोअर देन देयर स्मॉलर ऑल्टरनेटिव्स लाइक फ्लोट। तो इसका मतलब यह है, आपको स्मॉलेस्ट डेटा टाइप को चुनना चाहिए जो आपकी सब वैल्यूज को इजीली फिट कर सके। तो अगर आपका काम फ्लोट से चल रहा है, आपको डबल का यूज नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपको याद होगा कि फ्लोट डेटा टाइप को मेमोरी में 4 बाइट मिलती हैं, बट डबल डेटा टाइप को 8 बाइट मिलती हैं। तो जैसे यहां पे मेंशन्ड है दैट लार्जर डेटा टाइप्स आर स्लोअर देन देयर स्मॉलर ऑल्टरनेटिव्स। तो आप सोच सकते हैं, अगर आपको बहुत सारे डिजिट्स को स्टोर करते हुए सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है तो वो रिलेटिवली ज्यादा मुश्किल होगा, उसको करने में ज्यादा टाइम लगेगा देन अगर आपको कम डेसिमल डिजिट्स का यूज करते हुए उन्हीं कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना हो। तो इसलिए आपको स्मॉलेस्ट डेटा टाइप को चुनना चाहिए जो आपकी सारी वैल्यूज को फिट करता हो। तो ये तो हो गया इंटीग्रल नंबर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में। अब हम देखेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप के बारे में। Char data type is used to store a character. You can declare a character variable as char variable name. Characters in C++ are enclosed between single quotes like character A, character 1, character capital A plus new line character. तो बेसिकली ये सब कैरेक्टर्स जो हैं ये C++ के कैरेक्टर सेट का पार्ट हैं। तो इस तरह के कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए आप char डेटा टाइप के वेरिएबल का यूज करते हैं। तो यहां पे उसी का एक एग्जांपल है, आपने char डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया ch और उसमें कैरेक्टर a को स्टोर किया है। तो यहां पे जैसे मेंशन्ड है, सारे कैरेक्टर्स इन C++ आर इनक्लोज्ड बिटवीन सिंगल कोट्स। सभी कैरेक्टर्स सिंगल कोट्स में इनक्लोज्ड हैं। तो सेम चीज आपको यहां पर भी दिख रही है कि हमने a को सिंगल कोट्स में अगर इनक्लोज किया है तो वो एक कैरेक्टर है। तो हमने कैरेक्टर a को ch वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसके बाद हम लिखते हैं cout ch, हम ch वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो हमें आउटपुट में कैरेक्टर a ही मिल जाता है। तो यहां पे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है
कि ये सब C++ के कैरेक्टर सेट का पार्ट है एंड इन्हें यूज करने के लिए आप कैर वेरिएबल्स का यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने /n को भी एज अ कैरेक्टर बताया है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी मेंशन किया था, /n न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। /n को आप एज स्लैश अलग एंड n अलग ट्रीट नहीं करते, आप पूरे /n को एक सिंगल कैरेक्टर यूज करते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कैरेक्टर n को यूज करना है तो आप n को सिंगल कोट्स में एनक्लोज कर दीजिए एंड वो एक कैरेक्टर बन जाएगा। बट अगर आप लिखते हैं /n तो आपको न्यू लाइन कैरेक्टर मिलता है, जिसका यूज करके आप Cout में नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं। तो अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज आती है कि जैसे हमने पहले बताया था, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस में टूटी है, जिसमें से हर बॉक्स को आप एक बिट कह सकते हैं एंड हर बिट की वैल्यू या तो 0 होती है या फिर 1। एंड इन्हीं बिट्स का यूज करके आपने इंटीजर्स को भी स्टोर किया था, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को भी स्टोर किया था। अब आपको कैरेक्टर्स को स्टोर करना है। तो आप सोच सकते हैं इन जीरोज एंड वंस में ही आपको अपने सारे कैरेक्टर्स, कैरेक्टर ए, कैरेक्टर स्मॉल ए, इन सबको रिप्रेजेंट करना है। तो ये कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। Characters are internally represented by integral codes called ASCII code. For example, ASCII code for character A is 65. तो बेसिकली हर कैरेक्टर का अपना एक कोड होता है। जैसे कैपिटल A का कोड है 65। अब अगर आपको मेमोरी में कैपिटल A को स्टोर करना है तो आप वैल्यू 65 को स्टोर कर देते हैं एंड वो रिप्रेजेंट करती है कैरेक्टर A को। तो ऐसे हम कैरेक्टर्स को मेमोरी में यूजिंग इंटीग्रल कोड्स स्टोर करते हैं, यूजिंग इंटीजर वैल्यूज स्टोर करते हैं। देयर आर 256 ASCII कोड्स फॉर 256 कैरेक्टर्स इन C++। के कैरेक्टर सेट में जो 256 कैरेक्टर्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए हम 256 ASCII इंटीग्रल वैल्यूज को यूज करते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि आपको 256 कैरेक्टर्स को स्टोर करना है। 256 जैसे कि आपको पता ही होगा, ये होता है 2 to the power 8। तो जब हमने कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ा था, तब हमने देखा था कि अगर हमें 2 बिट मिलती हैं तो हम 2 स्क्वायर कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो सिमिलरली अगर हमें 2 to the power 8 कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज को स्टोर करना है तो हमें 8 बिट्स की जरूरत होगी। तो इसलिए अगर आपको 256 कैरेक्टर्स या 2 to the power 8 कैरेक्टर्स को मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है तो आपको सिंपली 8 बिट्स या फिर 1 बाइट की ही जरूरत होगी। तो जैसे हमने मेंशन किया था, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। सेम चीज को यहां पर भी लिखा गया है, अ कैरेक्टर वेरिएबल ऑक्यूपाइज 1 बाइट ऑफ मेमोरी। क्योंकि आपको सिर्फ 256 कैरेक्टर्स को ही स्टोर करना है, आपको 256 चीजों को रिप्रेजेंट करना है मेमोरी में, तो आप उसको यूजिंग 8 बिट्स कर सकते हैं। तो इसलिए 1 बाइट में ही आपका काम चल जाएगा। तो हो सकता है अब आपको ASCII कोड्स की वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो कि कैरेक्टर्स एक्चुअली मेमोरी में स्टोर कैसे किए जाते हैं। तो इसलिए अब हम एक पहले प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम प्रिंट करेंगे ASCII कोड ऑफ अ कैरेक्टर, जो कि हमें यूजर से इनपुट मिलेगा। इसका मतलब यूजर हमें कोई भी कैरेक्टर इनपुट देगा एंड हम उसके ASCII कोड की वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप इस प्रोग्राम को अलग अलग वैल्यूज के लिए रन करेंगे तो आपको ये चीज खुद ही समझ आ जाएगी कि कैसे कैरेक्टर्स को एज इंटीग्रल कोड्स स्टोर किया जाता है। तो चलिए अब हमारे प्रोग्राम को हम धीरे धीरे लिखते हैं। सबसे पहले हमने iostream.h को इंक्लूड कर दिया, मेन फंक्शन है एंड एंड में एक रिटर्न स्टेटमेंट है, तो ये तो हर बार होता ही है। नेक्स्ट conio.h है, क्यों? ताकि हम क्लियर स्क्रीन का यूज कर सकें, जो कि हमारे पुराने आउटपुट को क्लीन कर देता है, एंड getch का यूज कर सकें, जो कि हमारी आउटपुट विंडो को स्टे करवाएगा जब तक हम किसी की को प्रेस ना कर दें। उसके बाद हमने कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जिसका नाम है ch। तो हमें मेमोरी में 1 बाइट ऑफ स्पेस मिल जाएगी जिसमें हम किसी भी कैरेक्टर की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमने यूजर को कहा एंटर अ कैरेक्टर एंड यूजर से एज इनपुट जो वैल्यू मिली उसे ch वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो मान लीजिए अगर यूजर ने इनपुट दिया कैरेक्टर a, तो ch में कैरेक्टर a स्टोर हो जाएगा।
उसके बाद ये हमारा मेन इंस्ट्रक्शन है, हम लिखेंगे int कोड इक्वल टू ch। तो क्या होगा, a के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोड की वैल्यू है उसे कोड वेरिएबल में एज एन इंटीजर स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये अगर आपका कोड का बॉक्स है तो इसमें वैल्यू 65 स्टोर कर दी जाएगी। तो अब अगर आप प्रिंट करेंगे cout ASCII कोड तो आपकी 65 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम इस चीज को टर्बो C++ में एक बार रन करके देखते हैं। तो ये आपका सेम प्रोग्राम है जो अभी हमने स्टेप बाय स्टेप लिखा था। आपने कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसे यूजर से इनपुट लिया, उसके बाद एक इंटीजर वेरिएबल में ch को स्टोर कर दिया। तो यहां पे क्या होगा, ch के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ASCII कोड है वो कोड वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। उसके बाद आप उसे सिंपली प्रिंट कर देते हैं। तो अगर मैं Alt F9 से इस कोड को कंपाइल करता हूं तो आप देखेंगे कोई भी एरर्स नहीं आए, हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। उसके बाद अगर मैं कंट्रोल F9 से हमारे कोड को रन करता हूं तो हमारी आउटपुट विंडो आती है जिसमें हमने कहा जाता है एंटर अ कैरेक्टर। अगर मैं कैरेक्टर कैपिटल A को इनपुट देता हूं एंड एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे ASCII कोड की वैल्यू प्रिंट होती है 65। मैं इसे फिर से रन करूंगा एंड कैपिटल B को एज इनपुट देता हूं तो आप देखेंगे ASCII कोड की वैल्यू है 66। सिमिलरली आप रन कर सकते हैं स्मॉल a के लिए तो आपको वैल्यू मिलती है 97। अब अगर मैं इसे रन करता हूं स्मॉल b के लिए तो आपको वैल्यू मिलेगी 98। तो आज की वीडियो में हमने डबल डेटा टाइप के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने कैरेक्टर डेटा टाइप को भी इंट्रोड्यूस किया। अगली वीडियो में हम कैरेक्टर डेटा टाइप को और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें एंड मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।